नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल हमने अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो आप लोग हेडिंग लगाइए रणथंभौर के चौहान। या रणथंभौर के चौहान। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा होता है गोविंदराज, वो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो रणथंभौर के जो चौहान है वो कहाँ की शाखा है, वो कहाँ के हैं, वो अजमेर के ही चौहान। ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय का जो बेटा होता है, पृथ्वीराज तृतीय का बेटा कौन होता है? बेटा गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज। और ये गोविंदराज जो है कहां पर? रणथंभौर में। थंभौर में किसकी स्थापना करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। तो अगर पूछ लिया जावे कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो गोविंदराज। कौन था गोविंदराज? तो दिमाग में पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था। अब देखिए, इस पृथ्वीराज तृतीय का एक भाई भी था। पृथ्वीराज तृतीय का एक भाई भी था। और पृथ्वीराज तृतीय, आपको पता है कि जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय तराइन का द्वितीय युद्ध हारते हैं और हारने के कुछ समय बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आता है वो गुलाम वंश आता है। और गुलाम वंश का पहला राजा रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। दिल्ली वंश का संस्थापक यदि किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। उन गुलामों को अपने बेटे की तरह मानता था। तो अब ये जो गौरी था वो निसंतान मरा था, जिस कारण से इसके जो गुलाम थे उसने गौरी के साम्राज्य को अपने बराबर हिस्सों में अपने आप में बांट लिया। उनमें से एक जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में भारत की सियासत आई। अब भारत की सियासत आने के कारण उसने दिल्ली के अंदर, हालांकि लाहौर में करता है स्थापना, परंतु दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत की क्या करता है? वो स्थापना करता है। तो यहीं से, क्योंकि वो गुलाम था, उसके माँ बाप का पता नहीं था, इस कारण उसको गुलाम वंश के नाम से भी जाना गया। तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम जो वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था वह था गुलाम वंश। उसका प्रथम जो राजा था, वह प्रथम सुल्तान था, वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो पृथ्वीराज तृतीय का जो भाई था हरिराज, इस हरिराज के जो संघर्ष है अभी भी, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद भी अभी भी हरिराज का जो संघर्ष है वो किसके साथ चलेगा? दिल्ली के साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा? दिल्ली के साथ चलेगा। और दिल्ली के साथ संघर्ष जब चलेगा तो इस संघर्ष में दिल्ली का शासक कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये संघर्ष लंबा चलने लगा तो इस बात से कौन परेशान हो गया? तो गोविंदराज इस बात से परेशान हो गया और उसने जाके अपने चाचा से अलग होकर किसकी स्थापना कर ली थी? रणथंभौर की स्थापना कर ली थी। देखिए, हरिराज जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उस समय हरिराज का सेनापति कौन रहता है? सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, आजकल सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब हरिराज दिल्ली पर आक्रमण करता है उस समय इसका सेनापति कौन रहता है? तो दिमाग में छत्र सिंह। कौन है? छत्र राज बोल दीजिए या छत्र सिंह बोल दीजिए, वो उस समय इसका सेनापति रहता है। तो अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं रणथंभौर का किला। देखिए, रणथंभौर का किला जो है वो कहां पर स्थित है? तो दिमाग में सवाई माधोपुर। कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर के। रणथंभौर का किला कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। आगे हम और भी जरा चर्चा करेंगे। और रणथंभौर की स्थापना कब होती है? 1194 ईस्वी में, मतलब तराइन के दूसरे युद्ध के ठीक बाद में, तराइन के दूसरे युद्ध के ठीक 2 साल बाद में किसकी स्थापना कर दी जाती है? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी जाती है। आ जाइए, अब हम थोड़ी सी इनकी वंशावली देखें। तो देखिए, अब कौन आता है? अगला राजा आएगा वल्हण। वल्हण, ठीक है। वल्हण के बाद अगला शासक कौन बनेगा रणथंभौर का? वल्हण बनता। वल्हण के बाद प्रहलादन। प्रहलादन अगला शासक बनेगा। प्रहलादन के बाद अगला शासक कौन बनता? तो वीर नारायण। कौन रहेगा अगला शासक? वीर नारायण। वीर नारायण में दिमाग में ना, इसने वीर नारायण ने दिल्ली में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का ही जो वार्षिक संस्थापक कहलाया जाता है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, तो इल्तुतमिश के खिलाफ
इल्तुतमिश के खिलाफ युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो यदि पूछा जा सकता है कि बताइए वीर नारायण के द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा गया, तो किस सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा गया, तो वीर नारायण के द्वारा इल्तुतमिश के साथ क्या लड़ा गया है, युद्ध लड़ा गया। अब वीर नारायण के बाद अगला जो शासक आएगा वो आएगा जेत्र सिंह। अगला शासक कौन आएगा, जेत्र सिंह। वीर नारायण के बाद अगला शासक कौन आता है, जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह की जो शादी होती है वो होती है हीरादेव। किससे होती है शादी, हीरादेव से। और हीरादेव से जब शादी होगी तो दिमाग में इनका एक पुत्र रहेगा जिसका नाम क्या होता है, हमीर, है ना, हमीर बोल दीजिए, या किसी किताबों में हमीर देव चौहान के नाम से। तो ये हमारी आज की जो कहानी का जो है वो मुख्य नायक कौन है, हमीर देव चौहान है। तो यहाँ तक आपकी जो वंशावली, आप उस चीज को दिमाग में रखिएगा। और यहाँ तक आते आते, कहाँ तक, यहाँ तक आते आते देखिए दिल्ली और सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में पहला कौन सा वंश था, गुलाम वंश था। कौन सा वंश था, गुलाम वंश। गुलाम वंश जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कौन सा आया, खिलजी वंश आया। कौन सा वंश आया, खिलजी वंश आया। अब इस प्रकार से गुलाम मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 राजवंश आते हैं। गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक आता है, सैयद आता है, और अंतिम में कौन सा वंश आता है, लोधी वंश आता है। और 1526 के अंदर लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर भारत में किसकी स्थापना करता, मुगल वंश की स्थापना करता। हालांकि ये इंडियन हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा सा एक दिमाग में रहेगा कि जब हम राजस्थान पढ़ रहे तो कौन कौन सा वंश है। तो अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे हमीर का जो युद्ध पढ़ेंगे, हमीर का जो प्रतिरोध पढ़ेंगे वो किसके अगेंस्ट पढ़ेंगे, हम खिलजी वंश के अगेंस्ट पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, हेडिंग लगाइए हमीर देव चौहान। देखिए हमीर देव चौहान की बात करें तो इसमें दिमाग में ना पहले चीज, इसने चित्तौड़ जीता। किसको जीता, अब आपको सोच लीजिए जो शासक किसको जीत रहा है, चित्तौड़ पर अधिकार कर रहा है, तो वो शासक अपने आप में कितना पावरफुल रहा होगा। किस पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर जीता। और चित्तौड़ पर किसको हराकर, समर सिंह को हराकर। किसको हराकर, समर सिंह। अब देखिए समर सिंह को हरा रहा, तो समर सिंह कौन है, तो जो रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह के पिता। किसको हराकर, रावल रतन सिंह के पिता को हराकर ये क्या जीत रहा है, चित्तौड़ जीत रहा है। इसके अलावा बात करें तो भीमरस का एक राजा था, भीमरस का एक राजा था। क्या नाम था राजा का, भीमरस का राजा था अर्जुन को। भीमरस के राजा अर्जुन को हराया। किसको हराया इसने, भीमरस का एक राजा था अर्जुन, और उस राजा को हराकर भीमरस पर अधिकार कर रहा है। एक आबू का एक राजा था, कहाँ का, आबू का। आबू के राजा को हराकर क्या कर रहा है, आबू पर अधिकार करता है प्रताप सिंह को हराकर। आबू के शासक प्रताप सिंह को हराकर किस पर अधिकार कर रहा है, आबू पर अधिकार कर रहा है। और अपन आगे बात करते हैं इसी पे। तो देखिए इसने धार के जो राजा थे भोज परमार, इसने धार कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो धार के राजा भोज परमार को हरा रहा है, धार के राजा भोज परमार को हराया। इसके अलावा बात करें तो ये जो शासक थे, ये शासक बहुत पावरफुल शासक थे अपने आप पे। इन शासकों को हरा रहा है, तो अब इन शासकों को हराने से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि जो हमीर था उसकी शक्ति किस प्रकार से थी। अब उस समय दिल्ली पर अगर मैं बात करूं, दिल्ली पर अभी नई कौन से वंश की, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। और खिलजी वंश का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी कौन है, अब आपको दिमाग में एक याद कीजिए, एक मूवी आई थी पद्मावत। और पद्मावत के अंदर एक स्टार्टिंग में एक सीन आता है जब जो लड़की है, लड़की कौन, जो घाघरा पहन के रहती है, और घाघरा कौन पहनता है उस फिल्म के अंदर, रणवीर सिंह जब आता है तो अपने साथ 70 मुर्ग लेकर आता है। तो कहता है चाचा जान आपके लिए, मेहरुनिसा के लिए हम क्या लेकर आए, 70 मुर्ग लेकर आए। तो हमने 70 मुर्ग कब मंगाया, तो वो जो उसमें जो था वही था जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर भी था और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था।
ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी को डर लगने लगा कि यार ये हमीर कहीं दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर देवे, और दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले ये जलालुद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण कर देता है, दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले जलालुद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण कर देता है, रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर देता है, दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है, और रणथंभौर पर आक्रमण एक बार नहीं बल्कि 2 बार करता है। कितने बार करता है आक्रमण, 2 बार करता है। पहला जो आक्रमण करता है 1290 में करता है, और दूसरा जो आक्रमण करता है 1292 के अंदर करता है। 2 बार जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया, रणथंभौर पर आक्रमण किया गया, परंतु दोनों बार ये जो आक्रमण रहते हैं ये क्या रहते हैं, विफल रहते हैं। दोनों बार ये आक्रमण क्या रहते हैं, विफल रहते हैं। परंतु जब दूसरा आक्रमण रहता है, दूसरे आक्रमण में जलालुद्दीन खिलजी की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो एक लाइन कहता है कि ऐसे 10 किले मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल बराबर भी नहीं समझता, तो देख लीजिए अंगूर हाथ में है तो अंगूर क्या है, खट्टे है। तो ऐसे 10 किले में मुसलमान की दाढ़ी के बाल बराबर भी नहीं समझता। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका कहा हुआ स्टेटमेंट, जलालुद्दीन खिलजी का। किसके लिए कहा गया है, रणथंभौर के किले के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है कि इसने निरंतर 2 बार, कितनी बार, निरंतर 2 बार किस पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया, पर दोनों आक्रमण इसके क्या रहे, विफल रहे। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। अब रणथंभौर पर लोग आक्रमण करना क्यों चाहते थे, क्यों रणथंभौर पर अधिकार करना चाहते थे, तो देखिए इसके बाद इस चीज को समझिए एक बार आप। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला जो शासक बनता है वो इसी का दामाद, इसी की हत्या करके इसी का जो दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसी का दामाद रहता है। और अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली का सुल्तान बन चुका है। अब अलाउद्दीन खिलजी भी किस पर आक्रमण करना चाहेगा, रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहेगा। पर क्यों अलाउद्दीन खिलजी क्यों आक्रमण करना चाहेगा, क्या कारण है उसके, किस पर आक्रमण करने के, रणथंभौर पर आक्रमण करने के। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के जो कारण क्या क्या, आप कारण लिखिए। हालांकि कारण आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर यदि आप आरएस मेंस की तैयारी करो तो वो बहुत ज्यादा पास है, तो उसमें पूछा जा सके। पहले क्या था, रणथंभौर जो था दिल्ली के बहुत ज्यादा करीब था, दिल्ली के बहुत ज्यादा क्या पास था, तो दिल्ली के पास, ठीक है, दिल्ली के पास था। तो दिल्ली को हमेशा ही डर बना रहता था यार कभी भी रणथंभौर के जो शासक है वो कभी भी क्या कर सकते, दिल्ली पर अधिकार कर सकते हैं, दिल्ली पर आक्रमण कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या, जो रणथंभौर का किला था वो अभेद किला था। अभेद का अर्थ क्या होता है, वह किला जिसे कोई भेद नहीं सकता, वह किला जिसे कोई जीत नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी चीज था रणथंभौर का जो यूं कह सकते हैं जो प्रचार था, जो व्यक्तित्व था वो दिन पे दिन उसका वैभव तो वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और रणथंभौर के किला में बैठकर कोई भी व्यक्ति राजपूत राजाओं पर या यूं कह सकते हैं राजपूताने पर अधिकार कर सकता था। किस पर, राजपूताने पर धाक जमा सकता था अपनी, इस पर राजपूताने पर रणथंभौर के किले में बैठकर कोई भी व्यक्ति राजपूताने पर अपनी धाक जमा सकता था। इसके अलावा बात करें कि दिल्ली के काफी नजदीक था, और अपन बात करें कि चौहानों की शक्तियां बढ़ रही थी, चौहानों का बढ़ता प्रभाव, खासकर किसका प्रभाव बढ़ रहा था, अमीर का निरंतर क्या बढ़ रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था। अब दूसरी चीज थी इसके अलावा मंगोल आक्रमण, दिमाग में रखिए मंगोल जो थे वो मध्य एशिया में एक जगह पर थी, गोबी का मरुस्थल। गोबी के मरुस्थल में रहने वाली एक बर्बर जनजाति थी। वो जनजाति निरंतर किस पर आक्रमण करती थी, भारत पर आक्रमण कर रही थी। और भारत पर आक्रमण करेगी तो वो आक्रमण किस पर होगा, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होगा। जब दिल्ली सल्तनत पर कंटिन्यू आक्रमण हो रहा है तो यदि दिल्ली पर मंगोलों का अधिकार हो गया तो सुल्तान के पास ऐसी कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां से वो जाकर समग्र भारत का क्या कर सके, जो राजनीति है वो चला सके। तो इस दृष्टि से मंगोल आक्रमण हो रहा था, और युद्ध की दृष्टि से जो रणथंभौर था, रणथंभौर वो क्या था, सुरक्षित था। रणथंभौर क्या था, सुरक्षित था। और अपन आगे बात करें, ठीक है, दूसरी चीज अपन बात करें
कि जलालुद्दीन खिलजी के समय जब भारत पे मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उस मंगोल आक्रमण में जलालुद्दीन खिलजी की जीत हुई, परंतु कुछ मंगोल सैनिकों को, कुछ मंगोल सेनापतियों को जलालुद्दीन खिलजी पकड़ के रख लेता अपने पास और उनको कहता है या तो तुम इस्लाम कबूल करो या फिर तुम्हें क्या कर दिया जाए, मार दिया जाएगा। तो अपने मरने के डर से वो जो मंगोल थे वो क्या कबूल कर लेते, इस्लाम कबूल कर लेते। और वो जो मंगोल थे वो नवीन मुस्लिम कहलाए या मंगोल मुस्लिम कहलाए, और उन्हीं के नाम से दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी जो शहर वो बसाया गया था। अब क्या हुआ कि जब सेना किसी अभियान पर जा रही है, वहां से जो भी चीज लूटी जा रही है, उस लूट का हिस्सा, कुछ हिस्सा सुल्तान के पास जाता था, कुछ हिस्सा जो था वो सैनिक आपस में बांट कर रखते थे। जब गुजरात अभियान किया गया, गुजरात अभियान के तहत गुजरात को पूरी तरह से लूटा गया, तो लूट का जो पैसा था वो ढंग से बट नहीं पाया, जिस कारण जो मंगोल सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना में, वो सेनापति क्या कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उनको मारने की क्या करता है, हुक्म जारी कर देता है कि उन मंगोल सेनापतियों को मार दिया जाए। जब वो मंगोल सेनापति को पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी अब हमें मारना चाहता है, तो वो अपनी शरण लेने के लिए, वो अपनी जान बचाने के लिए शरण किसके पास लेते हैं, हमीर के पास लेते हैं। तो कौन थे तो दिमाग में ना, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल सैनिकों को अमीर क्या देता है, शरण देता है। क्या देता है, अमीर शरण देता है। और अमीर कहता है जब तक तुम यहाँ मस्ती से आराम से रहो, जब तक तुम यहाँ हो मेरे पास कोई कुछ नहीं हो सकता। कौन थे मंगोल सैनिक, एक तो होता है कहबरू और मोहम्मद शाह। क्या नाम रहता है, कहबरू और मोहम्मद शाह, ये दो मंगोल सैनिक रहते हैं। और एक चीज तो कहा जाता है कि ये जो मोहम्मद शाह होता है, इसे मोहम्मद शाह का जो टाका बिड़ावा रहता है, वो अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम रहती है, उसे चिमना बेगम के साथ इस मोहम्मद शाह का क्या बिड़ावा था, टाका बिड़ावा था। दिमाग में तो टाका किसके बाद, चिमना जो बेगम रहती है, बेगम, ठीक है, उस चिमना बेगम के साथ इसका क्या बिड़ावा था, टाका बिड़ावा था। भाई साहब दिखती बात है ना, ये अगर टाका बिड़ावा है तो कुछ ना कुछ भाई साहब बीवी के साथ टाका बिड़ावा है तो भाई साहब आदमी को तो गुस्सा तो आएगा। और दिखती बात है मोहम्मद शाह जूते तो खाएगा ही खाएगा। आ जाइए, एक सवाल आता है कि मोहम्मद शाह को कहाँ की जागीरदारी दी जाती है ना। जब मोहम्मद शाह हमीर के पास पहुंचता है शरण लेने के लिए, तो मोहम्मद शाह को हमीर कहाँ की जागीर देता है, तो दिमाग में जगाना की जागीर देता है। कहाँ की जागीर देता है, जगाना की जागीर देता है। ये भी आप एक चीज दिमाग में ना पूछा जा सकता है कि हमीर के द्वारा मोहम्मद शाह को कहाँ की जागीरदारी दी गई, जगाना की जागीरदारी दी जाती है। आ जाइए, अब अलाउद्दीन खिलजी किस पर आक्रमण करेगा, रणथंभौर पर आक्रमण करेगा। और रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले अलाउद्दीन के सेनापति कौन कौन थे, है ना, सेनापति। तो अलाउद्दीन के सेनापति को 3 खान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3 खान। आप कहोगे सर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अलाउद्दीन के जो 3 सेनापति है वो उगलू खान, नुसरत खां, क्या नाम रहता है, उगलू खां है, नुसरत खां है और अलप खां। ये खा कर दो या खा नहीं कर दो, तो आप तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के, मतलब अलाउद्दीन की सेना के 3 सेनापति थे, उल्लुक खां, नुसरत खां और अलप खां। और इन्हीं के नेतृत्व में अब किस पर आक्रमण होगा, इन्हीं के नेतृत्व में अब अलाउद्दीन खिलजी पर, सॉरी हमीर पर आक्रमण होगा। ये तो हो गए किसके सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के। अब हम बात करें कि जो हमीर के सेनापति कौन कौन थे, हमीर के सेनापति कौन थे इस अभियान के दौरान। तो इस अभियान में हमीर के भी कितने सेनापति होते हैं, 2 सेनापति। जो कौन से, धर्मवीर और भीम सिंह, धर्मवीर और भीम सिंह। ये दोनों सेनापति किसके होते हैं, ये दोनों सेनापति अपने हमीर के होते हैं। अब देखिए, ये मान के चलिएगा कि ये अपने रणथंभौर का किला है। ये कौन सा किला, ये रणथंभौर का किला। रणथंभौर के किले से जस्ट पहले एक छोटा सा किला और आता है, झाइन। कहता है इस झाइन के किले से रणथंभौर पर नजर रखना क्या था, आसान था।
आप ऐसे रणथंभौर के किले के बिल्कुल पास में पहुंच जाओ फिर भी आपको किला नहीं दिखेगा, परंतु रणथंभौर के किले पर पहुंचकर यदि आप जाइन के किले पर पहुंचकर यदि आप रणथंभौर के किले पर जाओ तो आपको रणथंभौर का किला क्या दिखेगा, आराम से दिखेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ये हो गया अपना दिल्ली, ये क्या हो गया अपनी दिल्ली। और अलाउद्दीन खिलजी हिंदूवाद को जीतते हुए, इसको हिंदूवाद को जीतते हुए किस पर पहुंचता है, जैन पर आक्रमण करता है। और जैन पर आक्रमण कब करता है, तो दिमाग में जैन पर जो आक्रमण करता है वो 1299 कब कर रहा है, 1299 पर जैन पर आक्रमण किया जाता है और जैन को क्या कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है। क्या किया जाता है, जैन को जीत लिया जाता है। जब जैन को जीता जाता है तो दिमाग में ना इस जीत के अंदर, जैन को जब जीत लिया जाता है तो इस जीत के अंदर जो रणथंभौर का सेनापति है, रणथंभौर का सेनापति भीम सिंह मारा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हमीर का जो सेनापति भीम सिंह वो कौन से युद्ध में मारा जाता है, तो जैन के युद्ध में मारा जाता है। अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक सवाल था कि बताइए हिंदूवाद का जो युद्ध है वो कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है, कौन से राजवंश से रिलेटेड है। तो हिंदूवाद का जो युद्ध है दिमाग में रणथंभौर के चौहान वंश से रिलेटेड है। देखिए काफी ज्यादा डेप्थ में सवाल पूछ लिया गया था, तो अपन भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन भी क्या पढ़ रहे हैं, डेप्थ में ही पढ़ रहे हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैन में सेनापति कौन रहता है, भीम सिंह रहता है। अब जब जैन का सेनापति भीम सिंह रहता है तो अब क्या होता है कि अब अलाउद्दीन अब जो अमीर है इस भीम सिंह की जगह अब अपने मंत्री को क्या नाम रहता है, मंत्री को दिमाग में मंत्री का नाम रहता है भोज को, भोज को। अब अपना सेनापति किसको बनाता है, भोज को सेनापति बनाता है। ठीक है, जब भोज को सेनापति बनाएगा तो क्या होगा कि युद्ध करेगा। तो व्यक्ति को ही रहता है कि लालच सबसे बुरी बला है। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस अलाउद्दीन खिलजी इसको अपनी तरफ मिला लेता है। क्या करता है, इसको अपनी तरफ मिला लेता है। और जब अपनी तरफ मिला लिया तो इससे कहा गया तो कैसे ना कैसे करके जनता को किसके खिलाफ, हमीर के खिलाफ भड़का। तो अब जब युद्ध करना था, हमीर को पता चल गया कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जब युद्ध के लिए पैसा चाहिए तो हमीर ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया, जनता पर कर बढ़ा, क्या दिए, जनता पर कर बढ़ा दिए। अब जनता पर कर बढ़ेंगे तो दिखती बात है भोज भी कर बढ़ाएगा, और जब कर बढ़ेंगे तो जनता हमीर के क्या हो गई, फेवर में नहीं रहने लगी, हमीर के अगेंस्ट हो गई। जब हमीर के अगेंस्ट हो गई तो ये बात जब हमीर को पता चली यार रणथंभौर की जनता ही मेरा अगेंस्ट है, तो इसने भोज को क्या करा, गद्दी से हटाकर दूसरा किसी और को वापस क्या बना दिया, अपना पीएम बना दिया या वापस अपना सेनापति बना दिया। ये भोज नाराज होकर किसके पास चल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। और भोज की जगह किसको नया मंत्री बनाया गया, धर्म को, किसको, धर्म को नया मंत्री बनाया गया। अब आता मेन वो जो टाइम जब क्या होगा कि रणथंभौर पर आक्रमण होगा। अब क्या किया जाएगा, रणथंभौर पर आक्रमण। अभी तक दोनों सेनाएं केवल क्या बना रही है, रणनीतियां बना रही है। किस पर आक्रमण किया जाएगा, अब रणथंभौर पर आक्रमण किया जाएगा। क्या किस पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया जाए। जब रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है तो उस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन सेनापति है, एक तो उल्लुग खां और दूसरा सेनापति कौन होता है, नुसरत खां वर्सेस हमीर। ठीक है, ये होता है पहला युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, ये पहला युद्ध होता है। अब इस युद्ध के अंदर क्या होता है, हमीर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। हमीर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है नुसरत खां। इस नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां इस युद्ध में क्या जाता है, मारा जाता है। अब नुसरत खां जब इस युद्ध में मारा जाएगा तो अब युद्ध करने स्वयं कौन आएगा, स्वयं कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब युद्ध करने स्वयं कौन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी आएगा और रणथंभौर के पूरे किले को चारों तरफ से घेर के रख लेता है। कहते हैं कि करीब रणथंभौर के किले में जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो 9 माह 18 दिन, 9 माह 18 दिन, कितने महीने, 9 महीने 18 दिन
अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर के किले को घेर कर रखता है। कितने टाइम तक घेर रखता है? 9 महीने 18 दिन तक अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले को घेर कर रखता है। फिर भी रणथंभौर के किले को घेर कर रखने के बाद भी क्या होता है कि किले के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। जब किले के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं तो उसने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता किले के दरवाजे नहीं खोले जा सकते हैं ना कोई हर किले का कोई ना कोई एक यूं कह सकते हैं कि नाजुक जगह होगी ही होगी जिस कारण हम किले में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब वो घर का भेदी हमेशा कौन था? लंका था। घर का जो भेद होता है वो हमेशा विभीषण ही बताता है। तो यार ऐसा विभीषण ढूंढो जो हमको क्या कर सकता है? सारे भेद बता सकता है। तो 2 व्यक्ति थे, रणमल व रत्तीपाल। क्या नाम है? रणमल व रत्तीपाल। इन दोनों व्यक्तियों को बुलाया गया। क्या कहा गया? इन दोनों व्यक्तियों को बुलाया गया। उनको कहा गया कि भाई साहब क्या कारण है कि रणथंभौर के किले को जीता जा सकता है? क्या भाई साहब आप तो बोली एडी चोटी का जोर लगा लो, रणथंभौर किला जीता ही नहीं जा सकता। क्यों? सेना कब बाहर आएगी, जनता कब बाहर आएगी? जब उनको पानी नहीं मिलेगा, उनको क्या नहीं मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा। वहां अनाज के भंडार भरमार है, आपको कितना अनाज चाहिए उतना अनाज रणथंभौर के किले में है। आप 10 साल में बैठ जाओगे ना तो ये अंदर का अनाज खत्म नहीं होगा। पानी के अंदर हमारे खुद का स्रोत है। तो क्या करे? तो अगर आपको रणथंभौर के किले की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो वहां का अनाज का भंडार और पानी को क्या कर दो? प्रदूषित कर दो। तो अब रणमल और रत्तीपाल के साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जो अनाज का भंडार रहता है, अनाज का भंडार, ठीक है, इसमें गाय की हड्डियां मिला देता है। क्या मिलाती? गाय की हड्डियां मिलाती। और ये जो पानी का स्रोत होता है इस पानी में गाय का खून मिला देता है। क्या मिला देता है? गाय का खून मिला देता है। अब आपको देखिए गाय हिंदू धर्म के लिए कितनी पवित्र है ना। गाय का जो स्थान है हमारे सनातन संस्कृति में वो बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। मतलब गाय को हमने हमारी माता का दर्जा दिया गया। अब सोचिए जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो अब कौन खाना खाएगा, कौन खाना नहीं खाएगा? तो अब कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा और पानी नहीं पिएगा। तो अब कंफर्म हो गया कि किले के गेट खोलने पड़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या लड़ना पड़ेगा? युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा तो हमीर की जो पत्नी है, हमीर की पत्नी कौन है? हमीर की पत्नी दिमाग में ना, हमीर की पत्नी का नाम रहता है रंग देवी। क्या था? रंग देवी। युद्ध के जस्ट एक दिन पहले ये कंफर्म हो गया था। और एक अमीर की बेटी भी थी दिमाग में, देवल देव। क्या नाम था अमीर की बेटी का? देवल देव। अब ये चीज कंफर्म हो गई थी कि भाई कल सेना जो है वो युद्ध करने जाएगी और पीछे से जो है जितनी जो रानियां हैं, जितनी जो महिलाएं हैं वो क्या करेगी? जोहर करेगी। तो एक दिन युद्ध के जस्ट एक दिन पहले अमीर अपनी पत्नी से बात कर रहा था, चिंता में था। कहता कि पत्नी कहती क्या हुआ आज सूरवीरों के चेहरे पर इस प्रकार की मायूसी किस प्रकार की? तो मायूसी इस बात की नहीं है कि मैं कल युद्ध लड़ने जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। कुंवारी चिंता खड़े है कि मुझे कुंवारी की चिंता क्या है? खल रही है। अब कुंवारी से कि मने मरने रो डर को नहीं, कि मुझे मरने का क्या नहीं है? डर नहीं है। कुंवारी की चिंता खड़े है। ये हाल में तो वीरा मतलब इस हाल में अभी ऐसी सिचुएशन में है कि हाथ पीला भी नहीं हो सके, कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि कुंवरी के हम क्या नहीं कर सकते? हाथ पीले भी नहीं कर सकते। मतलब कुंवरी की शादी भी नहीं कर सकते, है ना। कुंवारी कन्या है, जोहर का सेज पर नहीं सो सके, कि कुंवारी कन्या होने के कारण ये किसके सेज पर? ये जोहर के सेज पर भी नहीं सो सकती। ये बात कहीं ना कहीं पीछे खड़ी हुई राजकुमारी भी ये बात सुन रही थी। और राजकुमारी जाती है और रणथंभौर के किले के ऊपर, और नीचे एक तालाब होता है, पद्म तालाब। डूबते हुए सूरज को, सॉरी यहाँ पर ये एक होता है पद्म तालाब। क्या कौन सा तालाब होता है? पद्म तालाब। इस पद्म तालाब को देखकर राजकुमारी कहती है, हे रणत भंवर ठाणे अंतिम नमन। ये रणत भंवर मतलब रणथंभौर के किले, तुझे मेरा अंतिम नमन। अंतिम नमन त्रिनेत्र धामनु। रणथंभौर के किले में गणेश जी का एक त्रिनेत्र मंदिर है, उसको नमन करते हुए, उसको प्रणाम करते हुए कहती है, अंतिम नमन त्रिनेत्र धामनु। हमीर हट बेटी हमीर हट, वह व्यक्ति जो अपने हट के लिए, अपनी जिद के लिए क्या लड़ने मारने के लिए तैयार है। हमीर हट बेटी रो मातृभूमि रो अंतिम नमन, कि इस मातृभूमि को हमीर हट की बेटी क्या करती है? अंतिम नमन करती है।
और ये कहकर वो जो देवल दे देती इस पद्म तालाब में क्या लगा देती है, छलांग लगा देती है और अपने प्राणों की, अपनी मातृभूमि के लिए क्या दे देती है, आहुति देती है। तो दिमाग में ना इतिहासकारों ने इसी को क्या कहा गया है, जल जोहर कहा गया। क्या कहा गया, जल जोहर। और ये जो जल जोहर होता है वो युद्ध से एक दिन पहले होता है। ये जल जोहर जो होता है वो किस दिन पहले होता है, एक दिन पहले होता है। अब किसका समय आया, अब आया युद्ध का समय। तो अब क्या होगा, शाखा होगा। अब क्या होगा, शाखा होगा। और शाखा में आपको पता है एक तो होता है केसरिया, एक तो होता है केसरिया और एक क्या होता है, जोहर। केसरिया का जो नेतृत्व है, केसरिया का नेतृत्व कौन करेगा, तो दिमाग में, केसरिया का जो नेतृत्व है वो तो करेगा हमीर। और जोहर का जो नेतृत्व है वो कौन करेगी, वो इसकी पत्नी। कौन है भाई साहब इसकी पत्नी, रंग देवी। क्या नाम है, रंग दे कर दो, ये रंग देवी कर दो। रंग दे क्या करेगी, इसका नेतृत्व करेगी। और ये जो शाखा होता है, ये जो शाखा होता है वो 1301 में होता है। ये जो शाखा होता है वो कब होता है, वो 1301 में ये शाखा होता है। और यही दिमाग में ना राजस्थान का प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा है। राजस्थान का कौन सा शाखा है, प्रथम शाखा है। अब हालांकि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा कि 1298 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जैसलमेर का शाखा जो था वो होता है, सॉरी 1298 पर आरपीएससी जो है वो ये मानती है कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा। तो वैसा हमको हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम पास करना है, इस कारण जो आरपीएससी मानती है वो हमको भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अब ये जो जोहर होता है वो 11 जुलाई, कब, 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। अब रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है, वहां से चौहान वंश की क्या हो जाती, खात्मा हो जाता है। अब रणथंभौर से मैंने पढ़ा चुका हूँ कि रणथंभौर पे किस प्रकार से चौहान वंश की स्थापना होती है, कब चौहान वंश की खात्मा होती है। तो हमीर जो था वो अपने हट के लिए जाना जाता है। तो अब हमीर की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे कि हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे हम कि हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है। तो देखिए हमीर की बात करें तो हमीर के द्वारा एक कोटि यज्ञ करवाया गया। क्या करवाया गया, हमीर के द्वारा एक कोटि यज्ञ करवाया गया। और जब ये कोटि यज्ञ करवाया गया तो उस कोटि यज्ञ का जो पुरोहित था, इस कोटि यज्ञ का जो पुरोहित था वो कौन था, विश्वरूप। कौन इस कोटि यज्ञ का पुरोहित, विश्वरूप जो था इस कोटि यज्ञ का पुरोहित था। प्लस हमीर अपने पिता जेत्र सिंह की याद में, पिता जेत्र सिंह के राजकाल को 32 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में, कितने वर्ष की, 32 वर्ष अपने पिता के राजकाल को, अपने पिता के कार्यकाल को 32 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराता है। खंभों की छतरी का निर्माण करता है। और कहते हैं कि जो हमीर था वो न्याय जो किया करता था वो न्याय इसी छतरी में बैठकर किया करता था, इस कारण इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसी कारण इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। तो न्याय की छतरी कहां पर स्थित है, न्याय की छतरी यहीं पर स्थित है। आ जाइए और अब बात करें, ठीक है। और एक दिमाग में एक 32 खंभों की छतरी एक और है, वो कहां पर है, मांडलगढ़ में स्थित है। कहां पर, मांडल में स्थित है। और मांडल में किसकी है, जगन्नाथ कच्छावा। ये कहां पर, जगन्नाथ कच्छावा। अकबर अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध भेजता है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो भेजता है अकबर, वो जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजता है। तो जगन्नाथ कच्छावा की जो छतरी है वो भी कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा के मांडल में स्थित है। आ जाइए हमीर की पुस्तकों की बात करें कि हमीर की पुस्तकें कौन कौन सी है। हमीर की पुस्तकों की बात करें तो हमीर की पुस्तक कौन कौन सी है, तो दिमाग में रहना, हमीर के द्वारा एक श्रृंगार घर नामक पुस्तक लिखी है। ये जो पुस्तक है किससे रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्रृंगार घर नहीं है, श्रृंगार हार है, सॉरी श्रृंगार हार। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, हमीर के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक का, इस किताब का जो विषय, इस किताब का विषय कौन सा है, तो दिमाग में संगीत है। इस किताब का विषय कौन सा है, संगीत है। अब हम बात करें कि हमीर के दरबारी विद्वान कौन कौन से, दरबारी विद्वान कौन कौन से, किसकी बात करेंगे, हमीर के दरबारी विद्वान कौन कौन से। तो पहला दरबारी विद्वान है राघवदेव। राघवदेव, ये जो राघवदेव था दिमाग में हमीर का गुरु था।
राघवदेव कौन था? ये हमीर का गुरु था। इसके बाद बात करें विजयादित्य या बीजादित्य, बीजादित्य या इसी को अपन विजयादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसको विजयादित्य भी कह दीजिए या आप विजयादित्य भी कह दीजिए। अब हम उन पुस्तकों की बात करेंगे जिन पुस्तकों से हमीर की जानकारी मिलती है। तो हमीर की जानकारी देने वाली पुस्तकें कौन कौन सी है? कि वह पुस्तकें जो हमें इस पूरी घटना की क्या दे रही है? जानकारी दे रही है। तो कौन कौन सी पुस्तकें हमें सारी घटना की जानकारी दे रही है? तो पहली पुस्तक है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य क्या दे रही है? हमें इस पूरी घटना की जानकारी देती है। और ग्वालियर में एक तोमर राजा थे वीरम, वीरम के दरबारी थे, है ना। ग्वालियर में, ग्वालियर के राजा थे वीरम, वीरम तोमर, ठीक है। और इस वीरम तोमर के एक दरबारी थे, इसके तोमर के क्या थे? दरबारी थे नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और नयन चंद्र सूरी के द्वारा ही कौन सी पुस्तक लिखी गई? हमीर महाकाव्य पुस्तक लिखी गई। और इस हमीर महाकाव्य में किसकी जानकारी मिल रही है? हमीर की जानकारी मिलती है। दूसरी है एक बंडौक व्यास के द्वारा हमीरायण, है ना। हमीरायण एक पुस्तक लिखी गई, बंडौक व्यास, व्यास, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी गई? हमीरायण पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा हमीर रासो, हमीर रासो, कौन सी पुस्तक लिखी गई? हमीर रासो। दिमाग में ना हमीर रासो जो है ये दो जगनों के द्वारा लिखी गई, एक तो सारंगधर के द्वारा भी लिखी गई है, सारंगधर, एक सारंगधर द्वारा लिखी गई है। और एक जो हमीर रासो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जोधराज के द्वारा लिखी गई है, जोधराज। और जोधराज के द्वारा ये जो पुस्तक लिखी है ये अहीर भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई? अहीर भाषा में, दिमाग में रखना। हालांकि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। हमीर रासो नाम की दो किताबें हैं, एक किताब सारंगधर के द्वारा लिखी गई है और एक हमीर रासो जोधराज के द्वारा लिखी गई। जोधराज के द्वारा जो लिखी गई है वो दिमाग में रखना, ये अहीर भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई? अहीर भाषा में, है ना। आ जाइए अगली हम किताब देखिए, अगली किताब देखिए चौथे नंबर पे हमीर बंधन, हमीर बंधन। अगली किताब है हमीर बंधन। हमीर बंधन किसके द्वारा लिखी गई? तो अमृत कैलाश के द्वारा लिखी गई है, अमृत कैलाश के द्वारा। हमीर बंधन किसके द्वारा लिखी गई? अमृत कैलाश के द्वारा लिखी गई। अगली किताब है हमीर हट। हट मतलब होता है जिद करना, किसी भी चीज की जिद करना। तो हमीर हट जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है ना? जो बूंदी के जो सुरजन थे, राव सुरजन के दरबारी चंद्रशेखर के द्वारा। हालांकि ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में जब चौहान वंश की स्टार्टिंग करी थी तभी आपको बता चुका हूँ। तो चंद्रशेखर के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। और अपन आगे बात करते हैं। अब हम बात करें कि हम जब मूल्यांकन करें कि यार क्या कारण था, अमीर के व्यक्तित्व में किस प्रकार का व्यक्तित्व था। अगर हम अमीर का मूल्यांकन करते हैं, अमीर का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो अमीर का मूल्यांकन करने के बाद हम एक चीज ये सोचते हैं कि युद्ध हारने के पीछे कर को बढ़ा दिया था। किसको बढ़ा दिया? कर को बढ़ा दिया था। और कर बढ़ाने के कारण जो हमीर था वो युद्ध हार गया था। परंतु आप ये चीज देखिए कि ना केवल रणथंभौर में अपितु तो जितने भी जो राज्य हैं जब युद्ध का समय आता है तो करों को बढ़ा दिया जाता है। तो आप केवल कर के लिए आप हमीर को दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना। दूसरी चीज, हमीर शरणागत की रक्षा करने वाला है, शरणागत की रक्षा करने वाला। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर का कोई संबंध नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी अमीर पर आक्रमण भी नहीं करता, परंतु उसने अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मनों को क्या दी थी? अपने यहाँ पर पनाह दे दी थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? उस पर आक्रमण किया था। ये चीज भी दिमाग में, प्लस बहादुरी के साथ उसे पता था कि इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में मेरा पूरा वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, वो अपने वचन के लिए, वचन देने के लिए क्या खड़ा रहा? आगे खड़ा रहा। सबसे पहले युद्ध करने के लिए सबसे पहले खड़ा रहा। और इसी कारण जो नयन चंद्र है ना, नयन चंद्र सूरी ने एक लाइन भी कही अपनी पुस्तक अमीर महाकाव्य में कि सिंह गमन सदपुर वचन कदली फलेना एक बार। कि सिंह गमन, सिंह जब जाता है ना, सदपुर वचन सच्चे व्यक्ति का जो वचन होता है। और कदली का पेड़ मतलब होता है केले का पेड़। केले का पेड़ केवल एक ही बार क्या देता है? फल देता है ना। तिरिया तले कि जब
तेल, जब तिलों से तेल निकलता है, तिलों से तेल केवल कितनी बार लगता है, एक ही बार निकलता है। और हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, कि यदि अगर हमीर ने हट ले लिया, हमीर ने जिद पकड़ ली, तो दूसरी बार वो नहीं होता है। तो वो चीज दिमाग में, तो ये सारी चीजों का वर्णन है। इसके अलावा दिमाग में रखिए, अगर दिल्ली सल्तनत के पुस्तकों की बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा भी 2 पुस्तकें लिखी गई जो हमें इस युद्ध की क्या दे रही है, जानकारी दे रही है। मिफात उल फुतूह ये पुस्तक भी हमको क्या देती है, इस युद्ध की जानकारी देती है। और इस युद्ध के अलावा ये जलालुद्दीन की हार का भी वर्णन करता है कि रणथंभौर पर जलालुद्दीन आक्रमण करता है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस युद्ध को हार जाता है। और अगला है ख्वाजाइन उल फतूह। ये किताब भी किसकी, ये भी अमीर खुसरो की है। और इसी किताब के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और इसी किताब पर जब आक्रमण की जानकारी मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लेता था, उसके मुंह से एक लाइन निकलती है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, है ना। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र मतलब होता है इस्लाम विरोधी, कुफ्र मतलब होता है धर्म विरोधी, वह व्यक्ति जो अपने धर्म के प्रति क्या हो, अटल रहो। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज सिंह सो गया विश्वासघातियों की वजह से, मतलब अलाउद्दीन खिलजी भी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी किसको अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी हमीर को एक शेर कह के क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। अब आप कहोगे सर उस रणमल रतिपाल का क्या हुआ। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लेता है, अधिकार के बाद जैसे ही रणमल रतिपाल जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, बस साहब जी हमारे कारण तो आपने युद्ध जीता है, बिल्कुल तुम्हें अधिकार, तुम्हें इनाम तो मिलना चाहिए। अपने सैनिक को आदेश देता है, ले जाओ इन दोनों को, इन दोनों सर क्या करते हो, कलम करते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतने के बाद रणमल और रतिपाल का भी क्या करता है, सर कलम कर देता है। तो साथियों अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। क्या सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के किले को जीतने के बाद उस किले का नाम बदलकर क्या रखता है, ये सवाल आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।